गुड इवनिंग भाई। तो मेरा नाम तरुण जैन, विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं इनमें आपका स्वागत है। ठीक है भाई। तो मैं इस क्लास से पहले आपको एपी, जीपी, एचपी, एजीपी करा चुका हूं। मिसलेनियस प्रोग्रेशंस भी स्टार्ट करा चुका हूं। आई होप सबने पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे। मैंने दो ट्यूटोरियल क्लासेस भी ले ली हैं जहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई है। तो दिस इज द ट्यूटोरियल नंबर 3 जहां पर हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। तो ये तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स और 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने देखी हैं। अगर वो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखिएगा और फिर ध्यान से ये करिएगा। ठीक है। पुराने कंसेप्ट जो भी आते रहेंगे मैं इसमें भी रिकॉल कराता रहूंगा, बट इस क्लास को करने के बाद भी अगर आप करना चाहो तो पुराने लेक्चर्स जरूर देख लेना। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं बच्चों, कि भाई ये वीडियो देखते वक्त आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है, मूवी की तरह नहीं देखना। दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। यूट्यूब पे वैसे ही बहुत सारे वीडियो हैं जहां पे टाइम पास होता है। ठीक है भाई। तो सिर्फ इसको हम लोग लर्निंग पर्पस के लिए देखेंगे। जितना सीखना चाहेंगे उतना सीखेंगे। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्या, कि भाई these notes, these videos, these tutorials will be the Bible of mathematics, कुरान ऑफ मैथमेटिक्स, गीता ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी बोलना चाहो भाई इन्हीं को आपको रेफर करना है। इनके अलावा कहीं से सवाल जेई मेंस में और एडवांस में नहीं आता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तमीज से आपकी स्क्रीन पर सवाल है तो पहले वो पढ़िए। तसल्ली से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। ठीक है। लेट A1, A2, A3 अप टू A10 एपी में दिए हुए हैं। H1, H2 अप टू H10 एक एचपी में दिए हुए हैं। A1 और H1 दोनों 2 हैं। A10 और H10 दोनों 3 हैं। और आपको सवाल में A4 इंटू H7 निकालना है। ठीक है भाई। काफी आसान सा सवाल है, बहुत आराम आराम से चलते हैं। हाँ भाई, ऐसा करते हैं, पहले तो एपी की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, एपी में फर्स्ट टर्म A1, देखो भाई आपको 2 दी हुई है। और लास्ट टर्म A10, A10 भी आपको 3 दी हुई है। और आपसे उसने पूछा क्या है, A4 पूछा है। पूछा है भाई। हाँ भाई, A1 तो 2 है यानी फर्स्ट टर्म। हाँ भाई, A10 आपके पास 3 है। और ये तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि भाई कोई भी नंबर की टर्म लिखनी हो तो क्या लगाते हैं, टीएन वाला फॉर्मूला। रिकॉल करो क्या फॉर्मूला होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 यानी 10-1 9 और डी। ठीक है भाई, मुझे लगता है यहां से आपको डी मिल जाएगा। तो प्लीज कैलकुलेशन करिए और चेक करिए डी की वैल्यू 1/9 आ गई या नहीं आई। अब बेटा ये बताओ, आपके पास A1 की वैल्यू है, आपके पास डी की वैल्यू है, और अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो एपी में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या चाहना है, A4 निकालना। हाँ भाई, A4 यानी मुझे चौथी टर्म निकालनी है। चौथी क्या, कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी हो, कोई भी टर्म मुझे निकालनी हो, क्या फॉर्मूला लगता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 यानी 4-1 3। डी हम लोग निकाले थे 1/9। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, 3 और 9 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिएगा और चेक करिएगा
A4 जो आ रहा है वो 7/3 आ रहा है। हाँ भाई, उसने मेरे से A4 मांगा था, मैंने A4 निकाल दिया। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, HP को डील करते हैं। और फिर बोलता हूं, डील तो हम लोग HP को करते हैं, और आपको याद आ गया होगा क्या कि भाई जब भी HP को डील करते हैं हम सवाल किसका बना लेते हैं? AP का सवाल बना लेते हैं। यानी हम सॉल्व तो AP का सवाल करेंगे। करेंगे भाई, पक्का। अब मुझे बताओ HP का फर्स्ट टर्म क्या दिया है? HP का फर्स्ट टर्म उसने मेरे को 2 दिया है। और अगर HP का फर्स्ट टर्म अगर HP का फर्स्ट टर्म 2 है तो AP का फर्स्ट टर्म 1/2 है। ये तो मैं बोलता ही हूं कि HP का पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो आपको AP का है। ठीक है भाई, इसके बाद जो लास्ट टर्म है H10, वो कितना दिया है? 3। HP का लास्ट टर्म इज 3। लास्ट टर्म T10। हाँ भाई, HP का लास्ट टर्म 3 है तो AP का लास्ट टर्म 1/3 है। ठीक है भाई, सवाल में मुझसे वो H7 मांग रहा है, मतलब मैं 7th टर्म पहले AP की निकालूंगा, बाद में HP की भलाई कर दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझसे AP की 7th टर्म लेट से मांग रहा है। HP की 7th टर्म लेट से वो मेरे से मांग रहा है। HP की लेट से वो मेरे से 7th टर्म मांग रहा है। ठीक है भाई, HP की 7th टर्म वो मुझसे मांग रहा है। तो चलो करते हैं। हाँ भाई, AP की फर्स्ट टर्म है, AP की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कौन से नंबर की? 10th नंबर की। तो चलो फॉर्मूला लगा दो, T10। फॉर्मूला ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म AP की 1/2 है, प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू D, और D मुझे पता नहीं है, D। और इक्वल टू में कितना भाई लोग? 1/3। समझ में आ गया होगा। तो चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। 9D इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लो, एलसीएम 6 आया, और चेक करो ऊपर -1/6। तो चेक करिए सारे लोग, डी जो हमारे पास आ गया वो -1/54, -1/54 आ गया, -1/54 आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे एचपी की कौन सी टर्म लिखनी है भाई? हम सवाल तो एपी का कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, एपी का पहले 7th टर्म निकाल देते हैं। 7th टर्म क्या फॉर्मूला होगा? ए कितना है? 1/2 फर्स्ट टर्म, प्लस 7 माइनस 1 6 डी, और डी कितना है? -1/54, -1/54। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ, क्या आया? हाफ -1/9 आया। चलो एलसीएम लो भाई लोग, सारे लोग, एलसीएम कितना आया? 18, 9 माइनस 2 कितना आया? 7/18। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं। हाँ भाई, अब मुझे एक बात ये बता दो कि भाई ये जो आपने 7/18 निकाला है, ये 7/18 क्या है? 7th टर्म किसकी? एपी की। और बताओ, अगर एपी की 7th टर्म 7/18 है तो एचपी की 7th टर्म कितनी होगी? 18/7 होगी। तो भाई लोग बताओ, H7 is coming out to be 18/7। मुझे लगता है साफ साफ समझ में आ गया होगा कि भाई अगर एपी की 7वीं टर्म 7/18 है तो एचपी की 7वीं टर्म 18/7 है। अब सवाल में पूछा क्या है? A4 इंटू H7, A4 इंटू H7। हाँ भाई, A4 आपने निकाल रखा है 7/3, H7 आपने निकाल रखा है 18/7। तो 7/3
into 18/7. चेक करो, 6 is the answer. Answer is D. ठीक है, एक बार जल्दी से समराइज भी कर दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एपी वाले में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। एक बार एचपी वाला दोबारा बता देता हूं। एचपी की फर्स्ट टर्म है 2, इसका मतलब एपी की फर्स्ट टर्म है 1/2। एचपी की लास्ट टर्म है 3, इसका मतलब एपी की लास्ट टर्म मतलब 10th टर्म है 1/3। एपी वाला फॉर्मूला लगाया, डी निकल आया। एपी की 7वीं टर्म निकाल ली, वो 7/18 आ गई। तो एपी की 7वीं टर्म 7/18 है, तो H7 एचपी की 7वीं टर्म 18/7 है। यही तो करते हैं एचपी में। क्या कहा था कि एचपी के हर सवाल में उल्टा करके एपी डील करनी होती है। अगर आप प्रीवियस क्लास के नोट्स देखोगे तो मैंने एचपी के 2-3 सवाल पहले भी आप लोगों को कराए हैं भाई। ठीक है, तो आई गेस बच्चा सबको समझ में आ गया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सवाल पढ़ेंगे, अच्छे से तसल्ली से सवाल पढ़ेंगे। सवाल अच्छा है पर काफी आसान है। हाँ भाई, पढ़ते हैं। इफ एवरी इवन टर्म ऑफ अ सीरीज इज A times the term before it, ठीक है, and every odd term is C times the term before it, the first term being unity, पहली टर्म 1 है, sum to टू n terms of the series, उसने मेरे से सीरीज की 2n टर्म्स का सम मांगा है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है सवाल की वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, सवाल बहुत आसान है। हाँ भाई, ये जो बोल रखा है ना एवरी इवन टर्म, इसका मतलब सेकंड टर्म जो है वो पहली की ए टाइम्स है, फोर्थ टर्म जो है वो तीसरी की ए टाइम्स है, छठी टर्म जो है वो पांचवी की ए टाइम्स है। एवरी इवन टर्म इज ए टाइम्स द टर्म बिफोर इट। ठीक है, ऐसे ही एवरी ऑड टर्म मतलब थर्ड टर्म अपने पहले वाले से सी टाइम्स है, पांचवी टर्म अपने पहले वाले से सी टाइम्स है, सातवीं टर्म अपने पहले वाले से सी टाइम्स है। पहली टर्म उसने दे दी क्या 1, यूनिटी 1, यानी बस पहली टर्म देते ही सवाल हमारा आगे आराम से बढ़ जाएगा। चलो बढ़ाते हैं सवाल को। हाँ भाई, पहली टर्म तो बताओ पहली टर्म हमारे पास क्या है 1, वो तो दे रखी थी। अब सेकंड टर्म क्या होगी, खुद से सोचो बच्चा, सारे लोग सोच पाएंगे। सेकंड जो टर्म होगी वो इवन नंबर की टर्म है, और इवन नंबर वाली जो टर्म है अपने पहले वाले से ए टाइम्स है, यानी सेकंड टर्म इज ए टाइम्स ऑफ 1, यानी ए। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचिए कि थर्ड टर्म क्या होगी। थर्ड टर्म इज सी टाइम्स द प्रीवियस टर्म, ये लिखा हुआ एवरी ऑड टर्म मतलब थर्ड टर्म इज सी टाइम्स द टर्म बिफोर इट, यानी थर्ड टर्म इज सी टाइम्स ए, यानी ए सी। अब अगर हम फोर्थ टर्म लिखें तो फोर्थ इवन टर्म है, तो इवन टर्म जो है दैट इज ए टाइम्स बिफोर इट, यानी इसका ए टाइम्स मतलब इसे ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर सी। अब जब मैं पांचवी टर्म लिखूंगा तो और नंबर की टर्म है दैट इज सी टाइम्स बिफोर इट, यानी इसे सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर ऐसे ही चलता जा रहा है, अगर मैं छठी टर्म लिखूंगा तो छठी इवन वाली टर्म है, और इवन जो है दैट इज ए टाइम्स द टर्म बिफोर इट, यानी इसका ए टाइम्स, इसे ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए क्यूब। तो समझ में आ गया कि क्या होता जा रहा है। पहले ए से मल्टीप्लाई, फिर सी से, फिर ए से, फिर सी से, फिर ए से, और अब सी से। तो क्या आएगा, ए क्यूब सी क्यूब।
चलो मैंने काफी टर्म्स लिख दी, मैं और टर्म्स नहीं लिख रहा हूं। कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं? 2n टर्म्स है। वो सवाल में बोला हुआ है, मैंने खुद से कुछ तो लिखा नहीं बच्चा, 2n टर्म्स दी हुई है। अब अगर हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएं, ध्यान से देखें, मुझसे वो बोल रहा है कि इन सारी टर्म्स का सम निकालो। आई थिंक आंसर सवाल में ही छुपा हुआ था कि कैसे आगे बढ़ना है। खुद बताओ, ये जो टर्म ली तो इसका a टाइम्स करी, ये जो टर्म करी इसको c टाइम्स करा, ये जब टर्म ली थी तो फिर इसको a टाइम्स किया था। नहीं आए तो बिल्कुल मना कर देना और बताना समझ में आता है या नहीं आता। आप लोग देख भी सकते हो कि भाई ये ये अगर मैं क्लब कर दूं, एक मिनट, अगर मैं इसको इसको और इसको आपस में क्लब कर दूं, इनको अगर क्लब कर दूं तो खुद देखना, 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब सी क्यूब एंड सो ऑन। दिखाता हूं क्या हो गया। और बची हुई टर्म्स को क्लब कर दूं, बची हुई कौन कौन सी, ध्यान से देखो। एक तो ए सी बच गया बीच में, एक कौन बच गया, ए स्क्वायर सी बच गया, एक कौन बच गया, ए क्यूब सी स्क्वायर बच गया, एंड ऐसे करते करते और बच गई होंगी। क्या बच्चा आप सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा कि ये एन टर्म्स है। ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एन टर्म्स है। पता लगाओ एन एन टर्म्स क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी टर्म्स थी? 2n। तो एन इस वाले ब्रैकेट में और एन उस वाले ब्रैकेट में। ऐसा क्यों किया है? अब आप खुद पता लगाओ। सम निकालने के लिए पहले क्या पता करना पड़ता है कि वो एपी है या नहीं है। AC-1 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, एपी नहीं है। फिर क्या पता करना होता है? जीपी। T2/T1 AC, T3/T2 AC, T4/T3 AC। इसका मतलब ये एक जीपी है। ठीक है भाई, ये एक जीपी है। जीपी के सम का फॉर्मूला हमें आता है। क्या होता है सम का फॉर्मूला जीपी के? बोलो भाई। ए मतलब फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो। अभी आपने ही तो निकाला कॉमन रेशियो कि पार एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स? सबको पता है एन है। नीचे बच्चा 1 माइनस आर, 1 माइनस ए सी। चलो ये सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे वाले को सॉल्व करने। जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ध्यान से देखें तो दूसरे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद बताओ, मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन किसको बोला जाता है? आई थिंक कॉमन लेने को बोला जाता है। तो ध्यान से देखो, हर टर्म में एसी कॉमन आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एसी कॉमन निकाल लो। एसी कॉमन निकालने के बाद पहली टर्म 1 प्लस ए सी कॉमन निकालने के बाद, ए सी कॉमन निकालने के बाद, ध्यान से देखना, मैंने ए सी कॉमन निकाला है, मैंने ए सी कॉमन निकाला है। तो ए सी कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सो ऑन। यही आ रहा है भाई। एसी मैंने कॉमन निकाल दिया। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एसी कॉमन निकल गया। अब बेटा मेरे को बताओगे, ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, पार्डन में, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मैंने गलती किया है। एक बार ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा 2 सेकंड लूंगा भाई आपके। हाँ भाई, तो आपने बेटा क्या किया था? इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, और फिर जो बच गए थे उनको अलग किया। तो बच कौन गया था? ए बचा था। मैंने गलती से वो ए सी लिख दिया, ए बचा था। फिर ए स्क्वायर सी बचा था और फिर ए क्यूब सी स्क्वायर बचा था। बिल्कुल ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, और ये तो मैं बोलता ही हूं, अभी भी बोला था कि सबसे बेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है, कॉमन लेना। तो बताओगे इस ब्रैकेट में कॉमन क्या ले लें, ए, और ए कॉमन लेते ही पहली टर्म क्या बची, 1, दूसरी टर्म क्या बची, ए सी, तीसरी टर्म क्या बची, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और नहीं लिख रहा। और फालतू में अब मैं इसका आंसर निकालने में टाइम वेस्ट करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये आंसर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करूंगा। करते हैं, हाँ भाई, 1 कॉपी माइनस ए की पावर एन सी की पावर एन कॉपी अपॉन में 1 माइनस ए सी कॉपी प्लस ए आप लोग निकाल चुके हो कॉमन। और इस सीरीज का सम, इस सीरीज को ध्यान से देखें तो दोनों सीरीज एग्जैक्टली सेम लिखी हुई हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो। 1 माइनस ए की पावर एन सी की पावर एन अपॉन 1 माइनस ए सी। ठीक है भाई। और मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन क्या होती है, कॉमन लेना। तो ले लो जो भी कॉमन है, दिख गया होगा, 1 माइनस ए की पावर एन सी की पावर एन अपॉन 1 माइनस ए सी, पूरा कॉमन है। पहली टर्म में क्या बचा कॉमन लेने के बाद, 1 प्लस दूसरी टर्म में कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ए। ए हो गया भाई, आप लोगों का आंसर आ चुका है। बस आप लोग ध्यान से ऑप्शन मैच करा लीजिए, क्या हमें समझ में आया, ऑप्शन इज डी। तो डी इज द आंसर। आ गया भाई, सवाल काफी सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। आई थिंक सीरीज तो हमें समझ में आ गई होगी, और हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ ऑड वाली को क्लब कर दो, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ उन वाली को क्लब कर दो। तो एक सीरीज यहां बन गई, एक सीरीज यहां बन गई, और दोनों सीरीज एग्जैक्टली सेम बनी अगर ए बाहर निकाल लिया जाए। जीपी के सम का फॉर्मूला वो हम सबको आता ही है, हम लोग भली बाती वो फॉर्मूला सारे लोग प्यार से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम आसान है बट कैलकुलेशन वाली है, करेंगे चलो। तमीज से एक बार तसल्ली से इत्मीनान से सवाल पढ़ लीजिए। सवाल क्या है, ए कमा बी सी कमा डी ई कमा एफ आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, उसके वर्टिसेस, उसके जो शीर्ष हैं वो आपको उसने सवाल में दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनके हमारा तैयार हो गया। इस ट्राइंगल को चलो नाम एबीसी दे देते हैं, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट ए कमा बी दिया है, बी का कोऑर्डिनेट सी कमा डी दिया है, और सी का कोऑर्डिनेट ई कमा एफ दिया है। तो जैसे जैसे उसने बोला वैसा वैसा करता गया, ट्राइंगल बनाना था, ट्राइंगल बना दिया। ठीक है बच्चा। अब बेटा उसने क्या बोला हुआ है कि ए सी ई जीपी में है। अब बेटा ये बताओ, अगर ए सी ई जीपी में है, आगे नहीं पढ़ रहा हूं, आगे नहीं पढ़ रहा हूं, ए सी ई जीपी में है, तो आई थिंक एक ही रिलेशन बताया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई। ये हमें आता है लगाना, लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे। आगे एक बार पढ़ते हैं, विद कॉमन रेशियो आर। यानी उसने बोला कि ए सी ई जो है वो जीपी में है, और उनका जो कॉमन रेशियो है वो दे दिया उसने आर है। तो क्यों फालतू में कोई रिलेशन लगाया जाए, मतलब ए तो ए ही है, सी जो है वो ए आर है, और ई जो है वो ए आर स्क्वायर है।
आप बोलोगे क्लिक कैसे करेगा, उसने चिल्ला चिल्ला के सवाल में बोला है ना कि कॉमन रेशियो आर है बच्चा। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। बी डी एफ जीपी में है। अब बेटा ये बताओ, बी डी एफ जीपी में है तो रिलेशन तो हमें आता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू एफ। पढ़ाया था ना, 3 नंबर जीपी में हो एबीसी तो हमेशा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाते हैं। पर कुछ और बोला है, हाँ बिल्कुल बोला है कि भाई कॉमन रेशियो जो है वो जीपी का एस है। यानी जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो उसने एस दिया हुआ है। क्या दिया है? एस, कॉमन रेशियो। जब बेटा उसने कॉमन रेशियो दे ही दिया है तो फालतू में डी और एफ क्यों लिखूं? डी को क्या लिख दो? बी एस, और एफ को क्या लिख दो? बी एस स्क्वायर लिख दूं भाई। अब देखते हैं उसने आगे मेरे से क्या पूछा है। उसने बोला कि भाई ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया निकालो। 10वीं में आपको जब ट्राइंगल दिया जाता था, उसके जब वर्टिसेस दिए जाते थे तो हमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है। मैं अभी लिख के दिखा दूंगा फॉर्मूला, ठीक है। बट वो एरिया किस टर्म्स में निकालना है? आप ऑप्शन ए, बी, सी और डी को ध्यान से देखो। आंसर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ ए, बी, आर एंड एस। इसका मतलब कि ये जो सी है और जो डी है ये हटा दो, ये जो ई है और जो एफ है इन्हें हटा दो। कैसे हटा दो? हटाना आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं और एरिया लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं हमें फॉर्मूला आता है या नहीं आता। एरिया का फॉर्मूला मुझे तो लगता है सबको आता होगा। क्या होता है? हाफ टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ। पॉजिटिव करने के लिए लगाते हैं ना मॉड्यूलस भाई। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ टाइम्स ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी a इंटू a इंटू डी माइनस एफ। डी और एफ चाहिए नहीं, यहां कहीं लिखें, ढूंढ के लिख दो। डी लिखा है bs, एफ लिखा है bs स्क्वायर प्लस, हाँ क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 लिख देते हैं। x2 मतलब c, c लेना नहीं है, c क्या है लिखा हुआ है, लिख दो ढूंढ के, c a r लिखा हुआ है। और x2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई लोग? x2 को मल्टीप्लाई करते हैं y3 माइनस y1 से। तो f माइनस b, f नहीं लिखना है, ढूंढ के लिख दो, f लिखा हुआ है। क्या लिखा है? f लिखा हुआ है। क्या लिखा है? f bs स्क्वायर माइनस b। ठीक है, प्लस में क्या होता है भाई लोग फॉर्मूला? x3 यानी e, e ढूंढ के लिख दो क्या है, e ढूंढ के लिख दो ar स्क्वायर। हाँ क्या होता है? x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी b माइनस d, b माइनस d, d भी ढूंढ के लिख दो क्या है? bs मॉडुलस बंद। तो भाई एरिया हम लोगों ने लिख दिया। 10वीं में पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? हाफ टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, हाफ टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सी डी ई एफ आंसर्स में नहीं है तो उनकी वैल्यूज तो सवाल में दी थी। चलो अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे। हाँ भाई, क्या हमको समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन के नाम पे नहीं आए तो बिल्कुल मना कर देना। कैलकुलेशन के नाम पे ध्यान से देखो,
एरिया लिख रहा हूं, हाफ बाहर पड़ा है जो पड़ा है, मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं। ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट से BS कॉमन आ रहा है, और ये तो पता है मैथमेटिक्स में कॉमन लेने से अच्छी कैलकुलेशन कोई नहीं होती। BS कॉमन है, क्या बचा 1 माइनस S। दूसरे ब्रैकेट पे चले जाओ, दूसरे ब्रैकेट पे चले जाओ, देखो उसमें B कॉमन है, तो क्या आया ARB। हाँ भाई, और जब दूसरे ब्रैकेट से B बाहर निकाल दिया, दूसरे ब्रैकेट से जब B बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा S स्क्वायर माइनस 1। और मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स में तुम जो मर्जी आए अवॉइड कर लेना, लेकिन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कभी अवॉइड मत करना। याद आया होगा, कहा था, ठीक है। तो S स्क्वायर माइनस 1 का मतलब S माइनस 1 S प्लस 1, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट पे चले जाओ, तीसरे ब्रैकेट में B कॉमन है, तो B कॉमन निकाल लो, AR स्क्वायर B, क्या बचा 1 माइनस S। ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं, जो भी कॉमन है फिर कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलती है कि कॉमन लेने से अच्छी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में कोई और नहीं होती। तो क्या हमें समझ में आया, क्या समझ में आया कि भाई इसमें, इसमें और इसमें ए बी कॉमन है, ए बी सब में है, और भी कुछ कॉमन दिखा होगा, एस माइनस 1 भी कॉमन है। एस माइनस 1 यहां पे भी है विद अ माइनस साइन, यहां पे भी है एस माइनस 1, या फिर 1 माइनस एस कॉमन है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो चलो भाई लोग, सारे लोग कॉमन लेंगे। हाँ भाई, हाफ है, मॉडुलस है, ए बी कॉमन आया, 1 माइनस एस कॉमन आया। और अब ध्यान से करना, नहीं आए तो रुक जाना। हाँ भाई, ए बी और 1 माइनस एस कॉमन लेने के बाद पहली टर्म में सिर्फ एस बचा। ए बी और 1 माइनस एस कॉमन लेने के बाद चेक करना, यहां पे माइनस आर इंटू एस प्लस 1 बचा। मतलब क्या, माइनस आर एस माइनस आर। लास्ट ब्रैकेट में ए बी इंटू 1 माइनस एस कॉमन लेने के बाद प्लस आर स्क्वायर बचा। किसी में डाउट हो सकता है तो सिर्फ सेकंड में हो सकता है, दिखा देता हूं। ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, 1 माइनस एस कॉमन लिया था, तो यहां माइनस आया, आर आया, इंटू में एस प्लस 1 आया। हाँ भाई, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप ही बताओ, कैलकुलेशन के नाम पे फिर हाफ एज इट इज, मॉडुलस एज इट इज, ए बी एज इट इज, 1 माइनस एस एज इट इज, ब्रैकेट में फिर कॉमन एस, क्या बचा 1 माइनस आर, फिर ब्रैकेट में कॉमन क्या माइनस आर, क्या बचा 1 माइनस आर। मॉडुलस बंद हो गया, सवाल दिख गया होगा, क्या आ गया, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी जो पड़ा था, 1 माइनस एस जो पड़ा था, 1 माइनस आर जो कॉमन आया, एस माइनस आर जो कॉमन लेने पर बच गया। तो दिस विल बी द एरिया। तो बेटा हमारा ये एरिया निकल कर आ गया। बच्चा सवाल आसान है, बट कैलकुलेशन है, जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। क्या आप सबको समझ में आया? ऑप्शन बी इज द आंसर। हाफ, सॉरी, हाफ ए बी, ये आर माइनस 1, कोई ना आर माइनस 1 एस माइनस 1 कंपनसेट हो ही रहा है। आ गया भैया, नहीं आ गया? सारा आंसर मैच कर गया। इसमें सिर्फ हमें क्या कंसेप्ट क्लिक करा, एक तो 10वीं का एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई नहीं लगाना है, क्योंकि सी और ई उसने मेरे को सवाल में दिए हैं, क्योंकि वो जीपी में है, उनका कॉमन रेशियो सवाल में दिया है।
ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। थोड़ा सा पहले मैं जूम कर देता हूं, अच्छे से पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, काफी सिंपल सवाल है, अगर ध्यान से जाएंगे तो। पढ़िए, इफ m plus 1th, n plus 1th and r plus 1th terms of n ap। मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, मैं आगे अभी नहीं पढ़ रहा, मैं आगे बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ रहा। ठीक है भाई, सवाल में उसने बोला एपी, उसने बोला m plus 1th टर्म, टी m plus 1। हाँ भाई, m plus 1th टर्म, कोई भी नंबर की टर्म मुझसे पूछे एपी में, हमें लिखनी आती है। आता है फॉर्मूला? बिल्कुल आता है। क्या फॉर्मूला? ए, पता नहीं, फर्स्ट टर्म ए ले लिया, प्लस n माइनस 1, यानी m प्लस 1 माइनस 1, m इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस नहीं पता, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे यार, क्या दिक्कत है। a प्लस एम डी, ठीक है। इसके बाद n प्लस 1th टर्म, तो भाई n प्लस 1th टर्म भी लिख सकते हैं। क्या? a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 एन डी। इसके बाद r प्लस 1th टर्म, क्या? a प्लस r प्लस 1 माइनस 1, यानी आर डी। अब सवाल दोबारा पढ़ते हैं। उसने बोला कि भाई m प्लस 1th टर्म ये रही, n प्लस 1th टर्म ये रही, r प्लस 1th टर्म ये रही। किसकी? एपी की। तो एपी की मैं टर्म्स लिख चुका हूं, आर इन जीपी। यानी उसने बोला हुआ है कि ये तीन नंबर्स किसमें हैं? जीपी में। कौन से तीन नंबर्स? एक बार लिख लो, ए प्लस एम डी, ए प्लस एन डी, ए प्लस आर डी। बोला भाई उसने जीपी में है, ठीक है। अब रिकॉल कर लो प्रीवियस क्लास की बातें बच्चा। क्या? कि भाई अगर कोई मेरे को तीन नंबर ए बी सी, अगर कोई मेरे को तीन नंबर ए बी सी जीपी में दे दे, तो हमेशा क्या लगाते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाली टर्म का स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, जैसे जैसे बोलता गया बच्चा मैं वैसे वैसे करता गया। तो चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं, देखते कहां तक पहुंचे। हाँ भाई, पहला टर्म ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a एन डी, स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इक्वल टू, चलो उस तरफ के ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो। पहली टर्म ए स्क्वायर, दूसरी टर्म ए आर डी, तीसरी टर्म ए एम डी, और लास्ट टर्म एम आर डी स्क्वायर, एम आर डी स्क्वायर। आई थिंक हम लोगों को समझ में आ गया। देखो बच्चा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। और ये तो हम सबको समझ में आता होगा कि सिमिलर टर्म्स एक तरफ मैथमेटिक्स में रखते ही हैं। तो एक मिनट में और लिख लेता हूं, फिर और कैलकुलेशन कर देंगे। एक बार लिख लेता हूं, एन स्क्वायर डी स्क्वायर कॉपी, 2a एन डी कॉपी इक्वल टू ए आर डी कॉपी प्लस ए एम डी कॉपी प्लस एम आर डी स्क्वायर कॉपी। बेटा मुझे लगता है दोनों तरफ एक डी भी कॉमन आके कैंसिल हो गया। यार कॉमन डिफरेंस जीरो तो नहीं होगा। अगर एपी का कॉमन डिफरेंस जीरो हो गया तो फिर तो ये तीनों टर्म्स सेम ही हो जाएंगी,
फिर तो सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। तो डी को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं। तो बेटा बताओगे कैंसिल होते ही, एक डी कैंसिल होते ही यहां क्या बचा, एन स्क्वायर डी, यहां क्या बचा 2an, यहां क्या बचा ए आर, यहां क्या बचा ए एम, और यहां क्या बचा एम आर डी। ठीक है भाई, एक डी कॉमन आके कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो यार आपकी मैथमेटिक्स बोलती है कि सिमिलर टर्म्स को एक तरफ रखो। सिमिलर बोले तो डी भी अननोन है, ए भी अननोन है, डी वाली टर्म एक तरफ रख लेता हूं, ए वाली टर्म एक तरफ रख लेता हूं। चलो रखते हैं। बताइए भाई, डी के साथ इस तरफ समझ में आया होगा, एन स्क्वायर माइनस एम आर आ गया। आप सबको समझ में आ गया होगा, डी के साथ यहां से एन स्क्वायर और यहां से माइनस एम आर, और ए के साथ उस तरफ ले जाओ, क्या एम प्लस आर माइनस 2n आ गया भाई। इससे अच्छी कैलकुलेशन आप ही बताओ क्या होगी कि भाई डी की टर्म्स एक तरफ, ए की टर्म्स एक तरफ। अब देखते हैं उसने पूछा क्या। प्रूव दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब वो मुझसे ए बाय डी मांगना चाह रहा है। यार कितना सिंपल कर दिया उसने खुद ने ही सवाल। वो मुझसे ए बाय डी मांगना चाह रहा है। खुद बताओ, ये रहा ए, ये रहा डी, ए बाय डी। क्या पूछ रहा है, ए बाय डी। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, चेक करो ए बाय डी आ गया है। एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन एम प्लस आर माइनस 2n। खत्म सवाल मेरे हिसाब से तो यहां खत्म। बट प्रूफ क्या करना है, माइनस एन बाई 2 प्रूफ करना है। इसका मतलब एम आर की जो टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। इट मींस मुझे एम आर को एलिमिनेट करना है, मुझे एम प्लस आर को एलिमिनेट करना है। क्या इनको एलिमिनेट करने के लिए और कोई रिलेशन दिया है? बिल्कुल दिया है, जो हम अब तक नहीं पढ़े थे। क्या दिया है? एम एन आर, आर इन एचपी। अब मैं इसे एपी में कन्वर्ट नहीं करूंगा। रिकॉल कर लो लास्ट क्लासेस की बातें। अगर 3 नंबर बच्चा ए बी सी कोई मेरे को एपी में दे तो बी इक्वल टू क्या होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी। याद रखना पड़ेगा, याद कराया था, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, टाइम पे याद आना चाहिए। तो n क्या है, 2mr अपॉन m प्लस r। और अब इसे हम लोग यूज करेंगे यहां डालने के लिए। खुद बताओ किस किस को हटाना था, एम आर को हटाना था, एम प्लस आर को हटाना था। तो चलो एम प्लस आर निकाल देते हैं और यहां डाल देते हैं, या फिर एम आर निकाल देते हैं और यहां डाल देते हैं। जो तुम्हारा मन करे वो निकाल के डाल देते हैं। क्या निकाल दें, एम प्लस आर निकाल दें। चलो एम प्लस आर निकाल देते हैं। ध्यान से देखो, एम प्लस आर एक ही स्टेप में आ गया। क्या हुआ बच्चा, एम प्लस आर वो हुआ 2mr अपॉन n। कहां डाल दूं, जहां चाहिए था डाल दो। एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन एम प्लस आर, वो तो 2mr अपॉन n है और माइनस 2n है। अब तो हमें कैलकुलेशन बहुत आराम से क्लिक करेगी ही कि ऊपर तो एन स्क्वायर माइनस एम आर है और नीचे एलसीएम लू और 2 कॉमन निकाल लो तो चेक करो, एम आर माइनस एन स्क्वायर और एलसीएम वाला एन ऊपर और 2 कॉमन मैंने निकाला था।
आई थिंक ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। बच्चा पेन पेपर लेके बैठे हो ना, खुद से करोगे तो क्यों नहीं आएगी कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना है। टू कॉमन, कॉमन तो निकालते ही है भाई, डिनोमिनेटर है एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो टू कॉमन एम आर माइनस एन स्क्वायर, और ये एलसीएम वाला एन ऊपर हो गया शायद, ये और ये एक माइनस टाइम्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया -10/2। यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ, आई होप समझ में आ गया। सवाल में कुछ भी टफ नहीं था, पर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जे मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है, हमें करनी है, ध्यान से करनी है। तो चलें बच्चा, नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ भाई, पहले आराम से आप सवाल पढ़ लीजिए, ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले सवाल पढ़ लीजिए। सॉरी, x1, x2, x3 and so on up to x to n, 1 2 3 2 n, यानी कुल 2n टर्म्स हैं और वो एपी में है। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू x2n टर्म्स सारी की सारी एपी में है। ठीक है, देन सिग्मा, सिग्मा का मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में बताया, सिग्मा का मतलब कॉन्टिन्यूअस सम, मतलब आर को 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, और लास्ट में 2n डालेंगे और जोड़ देंगे। -1 की पावर r प्लस 1 इंटू एक्स आर का होल स्क्वायर। आप याद करो, जो सीक्वेंस सीरीज का इससे जस्ट पहले वाला क्लास हुआ लेक्चर 5, उसमें सिग्मा के बारे में बताया था, और सिग्मा के बारे में मैंने आपको दो बातें बोली थी। क्या? कि सिग्मा आर का, सिग्मा आर स्क्वायर का, सिग्मा आर क्यूब का और सिग्मा 1 का, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। इनके अलावा कोई भी सिग्मा लगा दे तो आपको सिग्मा का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 डाल के सबको ऐड करना, वही करना पड़ेगा। ये है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है तो सिग्मा का बेसिक मीनिंग क्या था? सिग्मा का बेसिक मीनिंग, सिग्मा का बेसिक मीनिंग ये था कि आर को सबसे पहले आप 1 डालिए, डालिए भाई सबसे पहले आर को 1, गलती नहीं चाहिए, आर को 1 डालना है। बताओ बच्चा, आर को अगर आप 1 डालोगे, -1 की पावर, 1 मिनट, आर को अगर आप 1 डालोगे तो -1 की पावर 2, वो तो +1 हो गया, इनटू में x1 स्क्वायर। तो चेक करो, पहली टर्म x1 स्क्वायर है, ठीक है, बीच में प्लस आएगा। अब सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म के लिए r को क्या डालोगे? 2, गलती नहीं चाहिए। जब मैं यहां पे बेटा r को 2 डालूंगा तो क्या आया? -1 की पावर 3, वो तो -1 की पावर 3 और इनटू में x2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ये -x2 स्क्वायर हो गया, और पता है ना ऐड करना है तो -x2 स्क्वायर ही आया। अब बेटा मैं r को क्या डालूंगा? 3। जब मैं r को 3 डालूंगा तो क्या आया? -1 की पावर 3 प्लस 1, x3 का होल स्क्वायर, -1 की पावर 3 प्लस 1, ये तो +1 ही हो गया, यानी प्लस x3 स्क्वायर। अब r को बेटा क्या डालूंगा? 4, गलती नहीं चाहिए। r को जब मैं 4 डालूंगा तो चेक करो क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस 1, x4 का स्क्वायर। चेक कर लो, -x4 स्क्वायर आ रहा है।
अब मैं और चेक करा भी नहीं रहा, एक दो टर्म अपने मर्जी से लिख दो। अगला क्या आएगा, प्लस x5 का स्क्वायर, अगला माइनस x6 का स्क्वायर। क्या आप लोग लास्ट टर्म लिख सकते हो बच्चा? लिख सकते हो? नहीं आए तो मना कर देना, बिल्कुल लिख सकते हैं। r को लास्ट में क्या डालना है, 2n, तो -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू x2n का होल स्क्वायर। पता है ना, ये तो माइनस हो जाएगा, तो लास्ट टर्म विल बी माइनस x2n का होल स्क्वायर। आई थिंक, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, और ये तभी आएगा अगर हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है। उसमें मैंने बताया था कि सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा 1, इन चार के फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा कहीं भी सिग्मा लगा हो तो आप आर को 1 2 3 4 5 डाल के ऐड कर दो, ये सिग्मा का मतलब होता है। अब देखते हैं कि क्या करना है। नहीं आए तो बिल्कुल मना करेंगे, ध्यान से करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो करते हैं। हाँ भाई, तो ये मुझे अब सिंप्लीफाई करना है। अब अपनी तुरंत से दिमाग की बत्ती जला लीजिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको कितनी बार एक बेसिक बात बोली है, क्या क्या कि मैथमेटिक्स में तुम कुछ भी अवॉइड कर लेना, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो कभी अवॉइड मत करना। क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऐसे हाँ लास्ट में दिख रहा है। समझ में आ गया? क्या आया बच्चा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2, बाद की दो में भी लगा दो, x3 माइनस x4 इंटू x3 प्लस x4, बाद की दो में भी लगा दो, x5 माइनस x6 इंटू x5 प्लस x6। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, x2n माइनस 1 माइनस x2n, x2n माइनस 1 प्लस x2n। आ गया भाई? आई थिंक सबको समझ में आ गया। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कैसे क्लिक की कैलकुलेशन बच्चा, कि भाई मैथमेटिक्स में कुछ भी अवॉइड कर लो, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी अवॉइड मत करो। ऐसा करने से हुआ क्या, चलो लिख तो लिया हम लोगों ने, हुआ क्या दिखा देते हैं। आपने अभी तक एक फैक्ट तो यूज किया ही नहीं, क्या बेसिक भूल गए भाई हम लोग? क्या फैक्ट यूज नहीं किया, x1 x2 x3 x2n किसमें दिए, हेलो किसमें दिए, एपी में दिए हुए। अब याद करो, याद करो, क्या याद करो, कि भाई अगर कभी आपको 3 नंबर ए बी सी एपी में दे तो हमेशा 2b इक्वल टू ए प्लस सी लगाना है, लेकिन 3 से ज्यादा नंबर एपी में दे तो फॉर्मूला नहीं लगाते, सिर्फ कॉमन डिफरेंसेस को इक्वेट कर दिया जाता है। याद आ गया? सिखाया था। तो बताओ, यहाँ पे 3 नंबर एपी में है? नहीं, 2n नंबर्स एपी में है। तो क्या लगा दें, कॉमन डिफरेंसेस इक्वेट कर देते हैं। क्या, x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2 इक्वल टू, या फिर दोबारा एक बार और देख लो, आराम से लिखो, क्या दिक्कत है, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 इक्वल टू x4 माइनस x3
इक्वल टू क्या, बोलो बोलो बोलो, x5 माइनस x4। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में समझ में आता होगा x2n माइनस x2n माइनस 1। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत सारे इक्वल टू हैं तो इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा कि भाई x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू x2n आर इन एपी। तो इक्वेट द कॉमन डिफरेंसेस, सारी बातें बोली है, मतलब पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए तो कैसे बढ़ना है। मैथमेटिक्स में सॉल्व करना तो चैलेंज होता ही है, बट क्लिक कैसे करेगा वो चैलेंज और होता है, और क्लिक कैसे करता है वो मैं सब आपको बहुत अच्छे से पहले ही सिखा चुका हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यार x2 माइनस x1 याद है, कहा था कि बहुत सारे इक्वल टू हो तो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट और फिर सबको अलग अलग, सबको अलग अलग। x2 माइनस x1 इज डी, तो ये माइनस डी। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डी इनटू में बचा x1 प्लस x2। आई थिंक समझ में आ रहा है हमको। x3 माइनस x4 ढूंढ के बताओ, x3 माइनस x4 ये रहा, क्या है, माइनस डी। क्या बचा, x3 प्लस x4। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ भाई आ जाओ, x5 माइनस x6, तो ये भी माइनस डी ही होगा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें। इनटू में x5 प्लस x6। चलो और नहीं लिख रहा, चलते जाते हैं। हाँ बच्चा, अब मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक कैलकुलेशन, कॉमन। क्या कॉमन, माइनस डी कॉमन। अंदर पहले ब्रैकेट में क्या बचा, x1 प्लस x2, फिर क्या बचा, x3 प्लस x4, फिर क्या बचा, x5 प्लस x6। तो पता अगला खुद से लिख सकते हो, x7 प्लस x8। ऐसा कहां तक बचा होगा, x2n तक। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक क्या लिखी हुई है, सम ऑफ एपी ऑफ 2n टर्म्स। एक एपी का सम लिखा हुआ है 2n टर्म्स का। अब याद करो, एपी के सम के दो फॉर्मूले मैं आपको कराया हूं। पहला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। बताओ कौन सा लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा आंसर फर्स्ट और लास्ट टर्म में है, x1 x2n x1 x2n x1 x2n x1 x2n, यानी पूरा आंसर फर्स्ट और लास्ट के फॉर्म में निकालना है। तो चलो करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। माइनस डी तो कॉमन निकाल रखा था, क्या फॉर्मूला होता है, n/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और अभी आपने लिख रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2n है, तो 2n/2 फर्स्ट x1 लास्ट x2n, 2 कैंसिल। और अब खुद बताओ हमें क्या हटाना है, वी वॉन्ट टू एलिमिनेट डी। तो डी तो हमें पता है x2 माइनस x1 है, डी तो हमें पता है x3 माइनस x2 है, डी तो हमें पता है x4 माइनस x3 है। इसका मतलब डी को चाहिए डाल दो, 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 बट इनमें से कोई नहीं डालना है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर सिर्फ और सिर्फ किस में है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के में है। और ये पहली बार नहीं करा रहा हूं, नोट्स खोल के देख लेना, प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, एचपी में बताया है एक सवाल में कि भाई डी हटाना है। डी तो ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, बट इनमें से कोई नहीं रखना, क्योंकि मुझे सारा का सारा आंसर फर्स्ट और लास्ट पे निकालना है। तो थिंक अबाउट अ रिलेशन जिसमें फर्स्ट टर्म आती हो,
लास्ट टर्म आती हो और कॉमन डिफरेंस आता हो। खुद ही बताओ, फर्स्ट टर्म आती हो, लास्ट टर्म आती हो और कॉमन डिफरेंस आता हो। सोच लो, सोच लो बच्चा, आ गया ना? x2n का तो फॉर्मूला है ना? क्या फॉर्मूला है? x2n इज इक्वल्स टू, एपी की टर्म है ना भाई, ये तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म दैट इज x1 प्लस n माइनस 1। कौन सी टर्म है? 2n वाली, तो 2n माइनस 1 और इनटू में कितना? d। d निकालना था, निकाल दो d और डाल दो d। भाई चेक करो, d हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया भाई? x2n माइनस x1 अपॉन 2n माइनस 1। कहां डाल दूं? समझ में आ रहा है? यहां डाल देते हैं। सारे लोग डालो प्लीज, माइनस डी। तो ऐसा करते हैं, चलो माइनस डी ही डाल देते हैं यार, माइनस डी। तो कर दो माइनस डी, x1 माइनस x2 अपॉन 2n माइनस 1 इनटू में x1 प्लस x2 है और इनटू में एक n और पड़ा है। हो गया काम। और फिर हम कौन सा फॉर्मूला पूरी मैथमेटिक्स में कभी अवॉइड नहीं करते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया सवाल। n बाहर, 2n माइनस 1 बाहर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आंसर आ चुका है। ऑप्शन देख लो और देख लो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया। ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। आ गया भैया? नहीं आ गया? मुझे लगता है सवाल में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है। मैंने इतनी सारी कैलकुलेशंस इस सवाल में करी, बट सारी कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैलकुलेशन की डायरेक्शन एक ही होती है, सारी कैलकुलेशन उसी ऑर्डर में जाती हैं। आ गया? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। पढ़ लीजिए भाई सवाल, पहले आराम से तसल्ली से सवाल पढ़ लीजिए। हाँ, क्या सवाल है? ए की पावर एक्स, ठीक है, इक्वल टू बी की पावर वाई, ठीक है, इक्वल टू सी की पावर जेड, ठीक है, इक्वल टू डी की पावर डब्ल्यू, ठीक है। आगे सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे सारी कैलकुलेशन यहीं से क्लिक कर गई है। देखते हैं आपको करे या नहीं। ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू डी की पावर डब्ल्यू। जैसे ही उसने ये लिख के दे दिया, सोचो कैसे आगे पढ़ना है, बढ़ना है, वो बताओ। आगे मैं अभी सवाल पढ़ ही नहीं रहा हूं, पढ़ूंगा बाद में करूंगा। आ गया बच्चा दिमाग में? क्या आ गया? कि भाई तीन इक्वल टू लगे हैं और कोई तीन इक्वल टू लगा दे, कहा था ना, तो आप भी एक इक्वल टू लगा के लिख दो, के लिख दो। समझ में आ गया? पक्का ना? दोबारा बताऊं? आई थिंक समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कहा था ना कि 2 3 4 5 इक्वल टू लगे होते हैं, तो इक्वल टू के कर दो, कर दो। और इसके बाद तो पता है कैलकुलेशन क्या होती है कि भाई इसको भी के बराबर करेंगे, फिर इसको भी के बराबर करेंगे, फिर इनको भी के बराबर करेंगे और जो चाहिएगा वो निकालेंगे। कैलकुलेशन पता है? आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि भाई ए बी सी डी जीपी में है। यहां पे क्लिक कर गया कि भाई जीपी में अगर 3 नंबर दे तो डायरेक्ट रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। लेकिन अगर जीपी में हमें वो 3 से ज्यादा नंबर दे, 4 5 6 7 एन नंबर दे, तो सिर्फ एक ही काम करना आता है, क्या? कॉमन रेशियोज को इक्वेट करना। b बाय a इक्वल टू c बाय b इक्वल टू d बाय c।
सवाल काफी अच्छा है आपके लिए, बट सवाल में कुछ नहीं है। अगर हमने सारी कैलकुलेशन पहले पढ़ी हुई है, मैंने आपको पढ़ाई है, बस आपके ऊपर है कि आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया है। आप प्रीवियस वीडियोस खोल के देख लेना, मैंने कितनी बार ये कैलकुलेशन बोली है, जीपी वाले लेक्चर में बोली है कि इक्वेट द कॉमन रेशियोज। आते हैं अब दोबारा लौट के उसी कैलकुलेशन पर जो अब तक हमने की नहीं थी। कितने इक्वल टू हैं? 3, और कहा था 3 4 5 6 इक्वल टू हो तो के लगा दो, और के लगाने के बाद सबको इंडिविजुअली करो। करते हैं इंडिविजुअली। ए की पावर एक्स इक्वल टू के। अब आप ही बच्चा सारे लोग बताओगे कि यहां से क्या निकालना चाहिए। ए की पावर एक्स, अभी आगे वाले पे तो आऊंगा। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के है, यहां से क्या निकालना चाहिए? मुझे तो साफ साफ समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है बच्चा आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि यहां से ए निकालो या एक्स निकालो। क्या निकालो? मैं बोल रहा हूं ए निकालो। क्लिक कर गया? क्यों? यहां डाल दिया जाएगा। ऐसे ही अगले से बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे, और सबको यहां डाल देंगे, क्योंकि रिलेशन एबीसीडी में है ना हमारे पास। तो चलो ए निकाल लो। ये तो समझ में आया। ए जो है वो के की पावर 1 बाय एक्स हो गया। ए जो है वो के की पावर 1 बाय एक्स हो गया। सबको समझ में आ गया कि ए जो है वो के की पावर 1 बाय एक्स हो गया। फिर इसको ही के बराबर करते हैं क्या? नहीं, सबको करते हैं। चलो अब इसे करो। बी की पावर वाई इक्वल टू के। बताओ क्या निकाल दूं, बी या वाई? बी। क्यों बी निकाल दूं? बी को डालेंगे ना यार यहाँ पे। चलो निकाल दो। बी इक्वल टू के की पावर 1 बाय वाई। ये तो पता है ना, जब ये वाई यहां जाएगा तो 1 बाय वाई बन के चला जाएगा। चलो फिर टाइम नहीं लगाते, सी की पावर जेड इक्वल टू के। क्या निकालें? सी। क्या निकलेगा? के की पावर 1 बाय जेड। टाइम नहीं लगाते, लास्ट डी की पावर डब्ल्यू इक्वल टू के। क्या निकलेगा? डी। क्या निकलेगा? के की पावर 1 बाय डब्ल्यू। आई थिंक हमें समझ में बिल्कुल आ गया। और अब बताओ ये क्यों निकाले एबीसीडी? यहां डालेंगे ना। चलो डालो सारे लोग, जल्दी से डालो, होने वाला है सवाल। बी की जगह के की पावर 1 बाय वाई, ए की जगह के की पावर 1 बाय एक्स, सी की जगह के की पावर 1 बाय जेड, बी की जगह के की पावर 1 बाय वाई, डी की जगह के की पावर 1 बाय डब्ल्यू, सी की जगह के की पावर 1 बाय जेड। और अब तो पांचवी की कैलकुलेशन। क्या? बेस सेम, पावर घट जाएंगी ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना। क्या आया बच्चा लोग? के की पावर 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स, के की पावर 1 बाय जेड माइनस 1 बाय वाई, के की पावर 1 बाय डब्ल्यू माइनस 1 बाय जेड। ठीक है, ये तो पता है सवाल में एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बारे में बताना है। और बताओ के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी बराबर कोई दे दे तो एबीसी तो बराबर होंगे ना यार। मतलब कौन कौन बराबर होंगे? 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय जेड माइनस 1 बाय वाई, 1 बाय डब्ल्यू माइनस 1 बाय जेड। सब बराबर होंगे। मुझे लगता है आंसर आ गया है। उसने क्या बोला है कि बताओ एक्स वाई जेड डब्ल्यू किस में है? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एचपी में है? सोच लो। क्यों नहीं समझ में आया? यार आ जाना चाहिए था। ये तो पता है, कॉमन डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। मतलब कौन कौन? 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, 1 बाय डब्ल्यू एपी में दे रखे हैं। खुद बताओ, डिफरेंसेस इक्वेट कर रखे हैं, और कोई डिफरेंसेस इक्वेट कर दे इसका मतलब वो टर्म्स एपी में है। कौन? 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, 1 बाय डब्ल्यू एपी में है। इसका मतलब इनका उल्टा एक्स वाई जेड डब्ल्यू एचपी में है।
सवाल खत्म, आंसर मार्क कर दो, आंसर है सी। मुझे लगता है सबको कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कितनी बार बताया कि 3 4 इक्वल टू के, सबको इंडिविजुअली करते हैं। कितनी बार बताया 4 नंबर जीपी में हो तो कॉमन रेशियो इक्वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ए बी सी डी में रिलेशन है तो ए बी सी डी निकाल के यहां डाल दिया, हो गया भाई सवाल। सवाल में कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सवाल देखिए, तसल्ली से देखिए, फिर सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ये एक रिलेशन दे रखा है, यानी जो भी करना है वो इसी रिलेशन में करना है। ये काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैलकुलेशन कैसे क्लिक करेगी सब बताऊंगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बताना है एबीसी किस में। अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाए तो एपी में हो जाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाए तो जीपी में हो जाएंगे, और अगर बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी आ गया तो एचपी में हो जाएंगे। इसका मतलब इसे सिंप्लीफाई कर लो और जो भी एबीसी में रिलेशन आए मार्क कर देंगे। ठीक है भाई, करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम इसका और इसका, इधर इसका और इसका लोगे। यार खुद बताओ, थोड़ा अच्छी बात नहीं लग रही यार। यहाँ पर b माइनस ए और b माइनस सी का एलसीएम लोगे, यहाँ पे a और c का एलसीएम लोगे। यार थोड़ा आसान करें। कैसे? यार ऐसे करो, इस 1 अपॉन सी को यहाँ ले आते हैं, तो भाई 1 अपॉन बी माइनस ए और 1 अपॉन सी का एलसीएम लो, और फिर 1 अपॉन ए को यहाँ ले आते हैं, या फिर इसको वहां भेज देते हैं, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी माइनस सी का एलसीएम लो। थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी ना यार, थोड़ा एलसीएम कम होगा ना भाई हमारे लिए। खुद बताओ, यहाँ पे तुम 4 4 टर्म्स लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म लिखोगे। यार दोनों तरफ 3 3 लिखो ना यार भाई। मतलब 1 अपॉन बी माइनस ए माइनस 1 अपॉन सी, यहां पर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी। खुद बताओ, यहां एलसीएम लेते तो 4 टर्म आ जाती मल्टीप्लाई में, यहां एलसीएम लेते तो 2 टर्म आ जाती मल्टीप्लाई में। ये तो थोड़ी अच्छा काम थोड़ी ना है यार, कि भाई ऐसा ही करो ना, यहाँ भी 3 आए और यहाँ भी 3 आए। देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। हाँ भाई, लघुत्तम लासापा एलसीएम क्या आया, बी माइनस ए इंटू सी। सारे लोग ले लो एलसीएम, बी माइनस ए इंटू सी। हाँ भाई, जब b माइनस ए इंटू सी एलसीएम ले लिया तो यहां आएगा c माइनस में b माइनस ए, c माइनस में b माइनस ए इक्वल टू में, चलो कोई ना यार, इक्वल टू में यहां एलसीएम a इंटू बी माइनस सी, यहां एलसीएम लुआ तो बताओ क्या आया, यहां b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, थोड़ी सी चलो कैलकुलेशन तो बनती है यार, बनाते हैं कैलकुलेशन। हाँ भाई, तो चेक करो ये टर्म क्या हो गई, c माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए, और अपॉन में ब्रैकेट ही खोल सकते हो, खोल देते हैं यार, बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू उस तरफ बी आया माइनस सी आया माइनस ए आया, तो कुछ खास तो कर नहीं सकते भाई उसमें। ठीक है, नीचे भी ब्रैकेट ही खोल सकते हो। क्या क्या आया, ए बी माइनस ए सी। अब अगर ध्यान से देखें, अब अगर ध्यान से देखें, अब अगर ध्यान से देखें, तो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, एक माइनस का फर्क है। ध्यान से सारे लोग देख लो, माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, यानी ये ऊपर की दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, बस एक माइनस का फर्क है। इसका मतलब
दिस टर्म एंड दिस टर्म कैन बी कैंसल्ड आउट, एक माइनस बन जाएगा। बट मैथमेटिक्स में कैंसिलेशन मत करा करो। मैंने कितनी बार बोला है कि एक आंसर मिस हो जाता है। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन, ना आए तो बताना। ठीक है, पहला ऊपर क्या है? ए प्लस सी माइनस बी, नीचे बी सी माइनस ए सी। ठीक है, प्लस में ध्यान से देखो, ए प्लस सी माइनस बी, नीचे ए बी माइनस ए सी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। माइनस ए माइनस सी प्लस सी प्लस बी माइनस बी। ठीक है, कैंसिल मत कर दिया करो, आंसर मिस हो जाता है। जेई एडवांस फंसा देगा, मल्टीपल ऑप्शन वाला प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, और अब बताओ मैथमेटिक्स में कैंसिल नहीं करते हैं, एक आंसर मिस हो जाता है, कॉमन ले लेते हैं। बताओ सारे भाई लोग क्या कॉमन है? ए प्लस सी माइनस बी कॉमन है। बच्चा सबका कॉमन आ गया? बिल्कुल कॉमन आ गया। और अब बताओ ब्रैकेट में 1/BC माइनस ए सी प्लस 1/AB माइनस ए सी इक्वल टू सी। अब हमें समझ में आया होगा कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। थोड़ा और चलो कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ए प्लस सी माइनस बी बाहर पड़ा है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि एलसीएम ही लेना है। ले ले एलसीएम। एलसीएम लेने पर पता है ना, यहाँ ए बी माइनस ए सी और यहाँ बी सी माइनस ए सी। करो सारे लोग भाई, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी डिवाइड में बी सी माइनस ए सी मल्टीप्लाई में ए बी माइनस ए सी इक्वल टू में जीरो। हमें अब समझ में आ गया कि या तो पहला ब्रैकेट जीरो है, यानी ए प्लस सी बी के बराबर है, या फिर दूसरा ब्रैकेट जीरो है। ये तो पता है, जब मैं इसको जीरो के बराबर करूंगा तो डिनोमिनेटर तो जीरो में चला ही गया, क्या बचा? और ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2AC। समझ में सबको आ गया होगा, मुझे पक्का यकीन है आ गया होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2AC आ गया। अब या तो ये रिजल्ट होगा या फिर ये रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट होंगे। ऐसा करते हैं, पहले इस रिजल्ट की बात करते हैं, फिर इस रिजल्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, आप खुद बताओ। मैथमेटिक्स में बार बार बोलता हूं यार, बार बार बोलता हूं, कितनी बार बोलता हूं? अब तक कम से कम 50 बार तो बोल चुका हूं 5-6 क्लासों में। क्या? बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना। क्या कॉमन आया? बी। क्या बचा? ए प्लस सी इक्वल टू में क्या आया? 2AC। चेक करो बी क्या आ गया? 2AC अपॉन ए प्लस सी। हो गया खत्म। बी इक्वल टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। इसका मतलब ए बी सी आर इन एच बी। हो गया खत्म। सवाल ने उसने हमसे यही पूछा था कि ए बी सी किस में है। उसने हमसे यही पूछा था कि ए बी सी किस में है। ए बी सी एच पी में है। क्यों? याद आ गया है ना, बी इक्वल्स टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। चलो आंसर तो मिल गया है, बट इसकी बात और कर देना। ये पता है, अगर ए प्लस सी इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब ए बी सी एपी में नहीं है। अगर एपी में होते, अगर एपी में होते तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा होता? 2B लिखा होता। तो ये समझ में आ रहा है एक बात कि ए B/2 और सी एपी में है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा यार। ये क्या है? सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, यानी ए और सी। और ये क्या है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म इज B/2। तो ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन पता है ना, मैं जेई एडवांस में सवाल दे दूंगा ये रिलेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये रिलेशन देने के बाद बोल दूंगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सही है।
ऑप्शन ए में लिख दूंगा कि ए बी सी एचपी में है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में लिख दूंगा कि ए B/2 और सी एपी में है, तो ये भी सही है। तो समझ में आई एक बात क्या, कि अगर हम लोग ये और ये कैंसिल कर दिए होते तो ये आंसर नहीं मिलता। तो बोलता हूं ना, कैंसिल कभी भी मैथमेटिक्स में मत किया करो, एक तरफ लाके कॉमन लिया करो। कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन इन द मैथमेटिक्स। अगर कैंसिल कर दोगे तो कोई ना कोई आंसर मिस कर दोगे। और हमने इस सवाल के स्ट्रक्चर को देख के कैलकुलेशन कैसे करें, खुद बताओ। कैलकुलेशन के लिए लेना तो एलसीएम ही है, बट अगर यहां एलसीएम लेता तो नीचे 4 टर्म आती मल्टीप्लाई करने पर, यहां एलसीएम लेता तो नीचे मल्टीप्लाई करने पर 2 टर्म आती। यार ये कोई अच्छी कैलकुलेशन नहीं है यार, कुछ ऐसा करो ना कि यहां भी 3 आए और यहां भी 3 आए। तो सी वाले को इसके साथ, ए वाले को इसके साथ। अब बोलोगे ए बी ऑलरेडी था, सी वाला यहां ले आए, ए ऑलरेडी था, बी और सी वाले को यहां ले आए। बस कर दी कैलकुलेशन और सवाल सॉल्व हो गया। सवाल सिंपल है, लेकिन सवाल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ये गलती मत कर देना कि ये ऑप्शन में भूल जाओगे, मुझे पता है, यकीन है आप कैंसिल कर दोगे, बट मुझे ये भी यकीन है कि ध्यान से अगर रिवाइज किया तो नहीं करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल आसान है, ये सवाल आसान है, लॉग का सवाल है, और लॉग की अगर हमें हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज भी आती हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। पढ़िए, x ग्रेटर देन 0, ये तो होना भी चाहिए। क्यों x ग्रेटर देन 0? दोबारा बताओ, x ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? नहीं तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। log x to the base 2, log root x to the base 2, log 4th root of x to the base 2, log 8th root of x to the base 2, log 16th root of x to the base 2, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इक्वल टू में 4 लिखा हुआ है। चलो समझने का ट्राई करते हैं। पहला टर्म बच्चा, पहला टर्म बच्चा log x to the base 2, दूसरा टर्म बच्चा log, ये पता है x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, टू द बेस 2। यार कोई भी ऐसे तो नहीं लिखता होगा 4th रूट ऑफ x, लिखता होगा तो x की पावर 1/4 लिखता होगा। मैथमेटिक्स में कोई 8th रूट ऑफ x तो नहीं लिखता, लिखते हैं तो x की पावर 1/8 लिखना सही रहता है ना यार, वही काम कर रहा हूं। चलो ये टर्म कॉपी कर दी, ये x की पावर 1/2 था, ये कॉपी कर दिया, अगला टर्म कॉपी कर रहा है, प्लस log बेस में 2 x की पावर में 1/4, अगला टर्म कॉपी कर रहा हूं, log बेस में 2 x की पावर में 1/8, नेक्स्ट log बेस में 2 x की पावर 1/16, प्लस करते करते गए इक्वल टू 4। बस तुरंत से दिमाग की बत्ती आपकी जल जानी चाहिए। क्या जल जानी चाहिए? और लॉग आपने सीक्वेंस सीरीज से पहले बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है, अगर सीक्वेंस सीरीज आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने सीक्वेंस सीरीज के एक सवाल में ये लॉग की प्रॉपर्टी बताई है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी बताई है? मैं लिख देता हूं भाई आपके लिए, मैं लिख देता हूं भाई आपके लिए। ये लॉग की प्रॉपर्टी मैंने बताई है। क्या? लॉग, सॉरी, लॉग x की पावर m जो होता है वो m log x होता है। बताया है मैंने, याद कर लो भले, बताया है, मैंने ही बताया है सीक्वेंस सीरीज में भाई ये m आगे आ जाता है, या फिर कहें तो ये m
ऊपर चला जाता है। कैसे क्लिक किया देखो ना, हाफ आगे आएगा, 1/4 आगे आएगा, 1/8 आगे आएगा, 1/16 आगे आएगा। तो चलो करते हैं। पहली टर्म, पहली टर्म बच्चा log x, पहली टर्म बच्चा log x टू द बेस 2। दूसरी टर्म में हाफ आगे आ गया, log x टू द बेस 2। तीसरी टर्म में 1/4 आगे आ गया, log x टू द बेस 2। नेक्स्ट टर्म में 1/8 आगे आ गया, log x टू द बेस 2। चलो चलते चले गए इक्वल टू में 4 आ गया। और फिर वही बात कि भाई सबसे अच्छी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में कौन सी होती है? कॉमन लेना। क्या कॉमन ले लिया जाए भाई? log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया जाए। आप बताओ, जब यहां से log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में बच्चा क्या बचा? 1, दूसरी में 1/2, तीसरी में 1/4, चौथी में 1/8 और चलता चला गया कहां तक? इनफाइनाइट तक। पहले में 1, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/4, चौथे में 1/8 और चलता चला गया इनफाइनाइट तक इक्वल टू में 4। बस ये क्या है? एक सीक्वेंस, सीरीज है एक। ये कितने टर्म्स की? इनफाइनाइट टर्म्स की। क्या चाहिए? सम पता करना पड़ेगा। यार एपी तो नहीं होगी क्योंकि एपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम नहीं निकालते। क्या चेक कर लें? जीपी है या नहीं है। तो तुरंत दिख गया होगा ये जीपी है। कैसे जीपी है आप मुझे बताओ, कैसे जीपी है? सेकंड अपॉन फर्स्ट हाफ, थर्ड अपॉन सेकंड हाफ, फोर्थ अपॉन थर्ड हाफ, यानी कॉमन रेशियो हाफ हो गया भाई। log x टू द बेस 2 इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला था। क्या था? a फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r, r मतलब कॉमन रेशियो, आप ही ने बताया हाफ, इक्वल टू 4। चेक करिए भाई, ये हाफ आ गया, वहां ले जाते हैं 2 रह गया। क्या आ गया भाई? log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। और ये तो अब हमें पता है, log हटा सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। x क्या आ गया? 4। दिस इज द आंसर। x is 4, ऑप्शन सी इज द आंसर। हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो काफी आसान सा सवाल है। लॉग की प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि भाई m नीचे आ जाता है। बेसिक कैलकुलेशन कॉमन लेना, इनफाइनाइट जीपी का सम हम सबको बिल्कुल आता है। इनफाइनाइट जीपी का सम हमें बिल्कुल आता है। आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, सबको आता है इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल भी काफी सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे। सवाल तो सिंपल है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इफ pth and qth terms of a GP are q and p respectively। समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें आगे कैसे बढ़ना है समझ में आ गया। सॉरी भाई, हाँ एक मिनट। सवाल किसका है? जीपी का। जीपी की pth टर्म q है। pth टर्म q है। आगे बढ़े मत यार, अभी मुझे भी ये बताओ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। pth टर्म लिखनी है किसकी? जीपी की।
कहा था ना यार, जीपी में तो कोई भी नंबर की टर्म लिखनी हो, हमारे पास फॉर्मूला होता है, वही लगाना होता है। सारी कैलकुलेशन चेक कर लेना, जीपी वाली क्लास में करा चुका हूं। क्या फॉर्मूला होता है? ए, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, निकाल लेंगे। आर, कॉमन रेशियो पता नहीं है, निकाल लेंगे कि पार एन माइनस वन। एन क्या है? पी, पी माइनस वन। दिस इज द रिलेशन नंबर वन। ठीक है, अब उसके बाद क्यूथ टर्म पी दी है। कौन सा बड़ा काम है यार, क्यूथ टर्म पी दी है। क्या होगा क्यूथ टर्म? ए आर की पावर एन माइनस वन, क्यू माइनस वन। ये सेकंड समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया यार, कौन सी बड़ी काम है। अब ये कोई कैलकुलेशन पहली बार तो कर नहीं रहे हैं यार। एपी का सवाल होता था तो सब्ट्रैक्ट करते थे, डी निकल आता था, पुट करके ए निकल आता था। जीपी का सवाल है तो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके ए कैंसिल हो जाता है और आर निकल आता है। क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करो सारे लोग, कर दें डिवाइड, बिल्कुल कर दें। फर्स्ट अपॉन सेकंड ही कर देते हैं। बताओगे बच्चा फर्स्ट अपॉन सेकंड करने पर क्यू बाय पी, फर्स्ट अपॉन सेकंड करने पर ए और ए कैंसिल। ये पता है आर की पावर पी माइनस वन अपॉन आर की पावर क्यू माइनस वन। चलो एक बार लिख देते हैं, अगले में लिख लेंगे आर की पावर पी माइनस वन अपॉन आर की पावर क्यू माइनस वन। थोड़ी सी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यहां तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो कॉपी कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि भाई यहां पे जो कैलकुलेशन होगी वो तो सब्जी वाला भी कर लेगा। कैसे? कि भाई बेस तो सेम है, पांचवी की कैलकुलेशन है कि भाई बेस तो सेम है, पार क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट, यानी पी माइनस वन माइनस ऑफ क्यू माइनस वन। चेक करो पी माइनस क्यू आ गया, यानी क्या बचा? आर की पार पी माइनस क्यू। बिल्कुल भली भांति समझ में आ गया होगा। कितनी बार करते हैं कि जीपी में तो डिवाइड करते हैं, एपी में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिवाइड करते ही कौन मिलता है? आर मिलता है। तो डिवाइड किया और आर मिल गया। क्या मिला बच्चा? आर, आर मिला क्यू बाय पी की पार वन अपॉन पी माइनस क्यू। ये तो समझ में आता ही है ना कि अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी हो तो ए इक्वल टू बी की पावर वन बाय एक्स होता है। और अच्छे से बताओ, ए स्क्वायर अगर फोर हो तो ए जो है वो फोर की पावर हाफ होता है ना। वही किया है, आर आ गया। अब थोड़ी सी देखते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन क्या होगी। आर आ गया, आर को इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं, ए आ जाएगा, पर थोड़ा सा लेंदी होगा। आर को अगर तुम यहां डालोगे तो ये इतना बड़ा चौड़ा है, फिर क्यू माइनस वन है, ए निकालोगे। एक बार देख लेते हैं क्या पूछना चाह रहा है। पी प्लस क्यूथ टर्म पूछना चाह रहा है, एक बार लिख लेते हैं। वो मुझसे पी प्लस क्यूथ टर्म पूछना चाह रहा है। अब यार वो मुझसे कोई भी टर्म पूछना चाहे, मेरे पास तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए है, आर है, एन माइनस वन यानी पी प्लस क्यू माइनस वन। ये आपको समझ में आता है कि आर निकल गया है, आर डाला जाएगा, ए की जरूरत पड़ेगी तो इस आर को भले इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो और ए निकालो। मैं बोलूं ए की जरूरत ही ना पड़े, कैसे नहीं पड़ेगी? अपना दिमाग दौड़ाओ, मैं बोल रहा हूं ए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? खुद देख लो। ए आर की पावर पी माइनस वन, क्यू दे रखा है। बस यही मेन कैलकुलेशन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल कर रहा हूं। टी पी प्लस क्यू, ध्यान से देखना। ए एज इट इज, आर की पावर पी माइनस वन एज इट इज, और आर की पावर क्यू एज इट इज। बच्चा सारे लोग बताओ समझ में आ गया या नहीं आया? ए कॉपी किया, आर की पावर पी माइनस वन अलग कर दी और आर की पावर क्यू अलग कर दिया। क्यों? ए की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? ये टर्म पता है क्या है, क्यू है। बस हो गया। मतलब हमें एक अच्छी कैलकुलेशन और आ गई जिसे हम किसी भी
जीपी के सवाल में चाहे तो लगा सकते हैं। क्या सिखाया था कि भाई एक रिलेशन, दो रिलेशन डिवाइड करना, आर मिलेगा, आर डाल के ए निकालना, और आर और ए निकल जाए तो कोई भी नंबर की टर्म लिख देना। मैंने बताया डिवाइड करना, आर निकालना, ए निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको जो पूछा है उसी को ब्रेक कर लिया करना। खुद बताओ, अगर ए आर की पार, खुद बताना, अगर मान लो हमारे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू होती, ए आर क्यूब की वैल्यू होती, और ए आर की पावर 7 की वैल्यू पूछता, तो पहले तो डिवाइड करके आर निकाल लेते, और आर निकलने के बाद ए आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 5, आर निकल गया है, ये वाली वैल्यू यहां से उठा के डाल दी जाती है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फंडे तो सिंपल से ही है सीक्वेंस सीरीज की। तो चलो करते हैं। ये क्या है? क्यू इनटू में आर लिखेंगे और फिर उसकी पार क्यू चढ़ाएंगे। चलो पहले आर लिखो, आर ढूंढ के लिखो। क्यू की पार, सॉरी आर लिखा हुआ है, क्यू की पार 1/p-q, पी की पार 1/p-q, और इस पर आपने बोला कि घात पार क्यू चढ़ाएंगे। और फिर तो ये बच्चों वाला काम है, पांचवी का काम है, पता है ना क्या? ए की पार एम की पार एन करते हैं तो एम एन हो जाता है। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए क्या? Q एज इट इज इनटू में Q की पार Q अपॉन P-Q अपॉन P की पार Q अपॉन P-Q। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Q इंटू ये, Q इंटू ए। अब कैलकुलेशन है, पांचवी की कैलकुलेशन है, एपीजीपी का सवाल तो कुछ होता ही नहीं है। अब खुद बताओ, कैलकुलेशन के नाम पे ये बेस क्या है? सेम, तो पार क्या हो जाएंगी? ऐड। गलती नहीं चाहिए। क्यू पहले की पार 1 प्लस दूसरे की पार Q अपॉन P-Q। ऑप्शन तक पहुंचा रहा हूं भैया आपको। P की पार Q अपॉन P-Q। बेटा सारे लोग ध्यान से देखो, यहां कैलकुलेशन जब करेंगे, कहां? यहां, तो क्या लिया जाएगा? एलसीएम P-Q प्लस Q। पता लगा? P-Q प्लस Q, P आया, समझ में आ गया होगा। Q की पार P बाय P-Q, P की पार Q बाय P-Q। भले ही अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, सारे लोग ऑप्शन मैच कर चुका है, ढूंढ के बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर चुका है। Q की पार P होनी चाहिए, P की पार Q होनी चाहिए, और उस पूरे की पार 1/P-Q होनी चाहिए। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आया भैया? नहीं? कैसे समझ में आया? नहीं आया अभी तक? Q की पार P, P की पार Q, भले लिख देता हूं, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। लिख ले, Q की पार P अपॉन P की पार Q की होल पार 1/P-Q। बेसिक वही वाली प्रॉपर्टी, ए की पार M N, ए की पार M N। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, बिल्कुल होगा। आ गया भाई? तो चलो, और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में करेंगे। और मैं जैसे कि बार बार बोलता हूं कि भाई पेन पेपर लेके बैठो, खुद से करो, और सारे लेक्चर्स अटेंड करो, मिस मत करो। ठीक है भाई? ठीक है, सीखने आए हो, एंटरटेनमेंट मनोरंजन करने, मजे लेने नहीं आए, पढ़ाई में मजा आना चाहिए। ठीक है, तो चलो, आई होप हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नए कंसेप्ट्स के साथ, नए प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए।